Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying physics, ninth class, chapter 1, that is about physical quantities and their measurement. Today we have fourth lesson of this chapter. In this lesson, we shall study about mass measuring instruments, about time measuring instruments, about volume measuring instruments. The things will be discussed, and at the end of this lesson, we shall also explain significant figures. So first of all, it is their mass measuring instrument, beam balance. स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंदर हमने मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस करने हैं और इसके साथ हम टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे और वॉल्यूम मेजर करने के लिए मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ जो है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में भी बात होगी. And at the end of the chapter, exercise of the chapter will also be explained. So mass measuring instruments जो हैं, इसमें आपको बताया गया कि एंशिएंट टाइम्स में पॉट्स यूज होते थे टू मेजर ग्रेन, गल्ला वगैरह गंदम जैसे है तो उसको मेजर करने के लिए बर्तन इस्तेमाल होते थे. वो स्पेसिफिक बर्तन जो हैं पॉट्स बने होते थे जिनका एक खास जो है वो मैस कंसीडर किया जाता था. ज़्यादातर जो है ये 2 kg का जो है वो पॉट होता था. इवन के कुछ छोटे पॉट्स भी थे क्वार्टर वगैरह के, तो इनके ज़रिए जो है वो ग्रेन मेजर किया जाता था. हाउएवर जो बैलेंसेस हैं ग्रीक्स और रोमन्स यूज़ करते थे. बीम बैलेंसेस जो हैं, जैसा कि ये आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं बीम बैलेंस, ये अब तक कुछ जगहों पे जो हैं वो यूज़ होते हैं, अब भी यूज़ होते हैं. बीम बैलेंस के अंदर ये होता है कि जो अननोन मैस है उसको हम एक पैन में रखते हैं. अमूमन यह है कि उसको हम लेफ्ट पैन के अंदर रखते हैं और जो वेट होता है उसको हम सूटेबल वेट जो उसको राइट पैन में रखते हैं. नॉन मैसेज जो हैं और इनको जब हम कंपेयर करते हैं, ये ऊपर जो है ये इसका पॉइंटर सा होता है, ये बिल्कुल ऊपर वाले इस पोजीशन को जब सीधा होता है तो ये शो करता है कि राइट पैन के अंदर जो आपने वेट्स रखे हैं वो लेफ्ट पैन में रखे गए ऑब्जेक्ट के वजन को शो कर रहे हैं, क्योंकि वो उसके इक्वल होंगे उस वक्त जब ये बैलेंस हो जाएगी बीम. इसके अलावा बताया कि टुडे पीपल जो हैं दे यूज मैनी अदर टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिक बैलेंसेस. इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस ये आपने स्वीट शॉप्स पे ग्रोसरी शॉप्स वगैरह पे देखे हों, तो ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस जो हैं वो आजकल ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा प्रिसाइज भी हैं, यानी मेजरमेंट जो है वो सही देते हैं एंड दे आर आल्सो इजी टू हैंडल. इनके ज़रिए वज़न करना भी आसान है. नेक्स्ट आपको फिजिकल बैलेंस के बारे में बताया जा रहा है. फिजिकल बैलेंस जो है ये लेबॉर्ट्री में यूज़ होने वाला मेजरिंग डिवाइस है, मैस मेजरिंग डिवाइस that is used to measure masses of various objects and by comparison. कंपैरिजन कैसे होती है? एक नॉन वेट के साथ इसकी उस अननोन वेट के या मैस के ऑब्जेक्ट को हम मेजर करते हैं कंपेयर करके. इसमें एक बीम होती है दैट इज रेस्टिंग एट द सेंटर ऑन अ फुलक्रम. ये फुलक्रम है सेंटर में और ये सारी जो है वो बीम है, इधर से लेकर इधर तक ये सारी बीम है स्पेसिफिक शेप में, और ये इसका सेंटर में या ये फुलक्रम है जिसके अबाउट ये मूव कर सकती है. बीम जो है इसके ऊपर ये पैन्स होते हैं, ये राइट पैन है और ये लेफ्ट पैन है. जो अननोन मैस होता है उसको हम लेफ्ट पैन के अंदर डालते हैं और सूटेबल जो स्टैंडर्ड मैसेज होते हैं इनको हम राइट पैन में डालते हैं.
उसके बाद ये यहाँ पे देखें तो ये अरेस्टमेंट नॉब शो किया, ये वाला जो है ये अरेस्टमेंट नॉब है। तो इसको हम जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये बीम को ऊपर को उठाता है, और ये पॉइंटर दरमियान में जो आ रहा है, ये इस स्केल के ऊपर सेंटर में जीरो लाइन है, इसके ऊपर अगर सीधा आ जाए तो फिर राइट पैन में हमने जितने वेट्स डाले होते हैं वो लेफ्ट पैन में मौजूद ऑब्जेक्ट का वेट शो करते हैं। अब इसका यूज कैसे किया जाता है, इसके पार्ट्स आपने डिफरेंट जो है वो देखे, पार्ट्स को दोबारा देख लें, कुछ पार्ट्स उन्होंने यहाँ मेंशन नहीं भी किए। तो इसमें देखें ये पिलर है जो कि बीम वगैरह को सपोर्ट करता है, सारे इसका जो ये ऊपर सिस्टम है, और नीचे जो है इसका ये प्लेटफॉर्म कहलाता है जिसके ऊपर ये सारी चीजें फिट की गई हैं। उसके नीचे ये लेवलिंग सिक्रियोज हैं, ये राइट साइड पे और लेफ्ट पे लेवलिंग सिक्रियोज दिए गए हैं। इन लेवलिंग सिक्रियोज के जरिए प्लेटफॉर्म को लेवल किया जाता है। जहां भी इसको आपने रखा है, टेबल पर, इस स्लैब पर या फर्श पे रखा है, तो उसको हम इसके जरिए लेवल करते हैं। और इस पर्पस के लिए आप यहाँ पे देखें ये प्लम लाइन जो है वो दी हुई है। ये प्लम लाइन जो है इसके जरिए हमने देखना होता है कि ये फिजिकल बैलेंस जो है लेवल हो गया है या नहीं, इसका प्लेटफॉर्म लेवल है या नहीं। ये प्लम लाइन जो है यहाँ पे बिल्कुल सीधी होगी, और इसके नीचे भी एक पॉइंटर सा होता है। इन दोनों को हमने जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल सीधा देखना होता है कि दे शुड coincide ईच अदर, कि एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हों। तो अदरवाइज हम इन लेवलिंग सिक्रियोस को घुमा कर जो है हम इसको लेवल करते हैं। जब ये प्लेटफॉर्म लेवल हो जाए उसके बाद हमने ये जो अरेस्टमेंट नॉब है इसको क्लॉकवाइज घुमाना होता है। तो ये इस बीम को ऊपर उठा देता है, इसके सेंटर में एक रॉड सा होता है, वो बीम को ऊपर उठा देगा। पहले जो बीम है वो इन सपोर्ट्स पे होती है, एक ये सपोर्ट और एक ये इधर सपोर्ट है। इन सपोर्ट्स पे ये रेस्टिंग कंडीशन में होती है। जब हम नाब को क्लॉकवाइज घुमाकर ऊपर उठाते हैं तो फिर हम देखते हैं कि ये जो पॉइंटर है, ये जो स्केल दिया गया है, इसके सेंटर में मौजूद जीरो पर आया है या नहीं। अगर आ जाए तो फिर ठीक है, ये बीम जो है वो बैलेंस्ड होगी। और अगर पॉइंटर सेंटर में नहीं आया, अगर लेफ्ट साइड पर चला गया है, तो इसका मतलब जो लेफ्ट पेन है वो लाइटर है और राइट वाला पेन हैवियर है। अब हमने क्या करना है, ये हमने बैलेंसिंग सिक्रियूज यूज करने हैं। ये एक राइट साइड पे है और ये दूसरा लेफ्ट साइड पर। अगर लेफ्ट वाला पेन हमारा लाइट है तो ये लेफ्ट साइड का जो बैलेंसिंग स्क्रू है उसको हम क्लॉक वाइज घुमाएंगे, सॉरी इसको इधर हम एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे, बाहर को खोलेंगे। इसको बाहर को खोलना है, एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो ये बाहर को आएगा, तो ये पेन हैवी हो जाएगा। और ये वाला जो सिकरी होगा इसको हम क्लॉक वाइज घुमाकर आगे ले जाएंगे, यानी इसको टाइट करेंगे, इसको लूज करेंगे, सिंपल वर्ड्स में यूं आप समझ लें। और हमने ऐसे ऐसे करना होता है कि इसको एक दफा जब बीम को उठाया है और पता चल गया है कि ये लाइट है पेन और वो हैवी है, तो पहले हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर, इन्वेस्टमेंट नॉब को एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बीम को नीचे स्पोर्ट्स पे रखते हैं, और इसको बाहर को खोलते हैं सिकरियों को, इसको टाइट करते हैं राइट वाले को। दोबारा इसको जो है हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर नाब को ऊपर उठाएंगे बीम को, और देखेंगे लेवल हो गया, ये बैलेंस हो गए। अगर पॉइंटर सेंटर में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर सेम प्रैक्टिस हम जो है वो रिपीट करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हो सकता है कि ऐसा बैलेंसिंग सिक्रियोस को घुमाने से ये वाला पेन जो है वो लाइट हो जाए और ये हैवी हो चुका हो, तो फिर हमने उल्ट करना है, फिर हमने इस सीक्रियो को खोलना है बाहर को, और तो उसको टाइट करेंगे। तो ये प्रोसेस रिपीट करते हुए हम बीम को बैलेंस कर देंगे। जब ये बैलेंस हो जाए उसके बाद ये हमारा जो बैलेंस है, नाउ इट इज रेडी टू बी यूज फॉर मेजरिंग एनी मैथ। तो जिस सब्जेक्ट का आपने मैथ फाइंड करना है उसको लेफ्ट पैन में रख देना है,
और राइट पैन में कोई भी सूटेबल जो नॉन मैस है वो हम रखेंगे, और पहले की तरह से हम रेस्टमेंट नॉब को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, बीम ऊपर को उठेगी, और अगर पॉइंटर सेंटर में आ गया है तो राइट पैन में रखा जो नॉन वेट है वो लेफ्ट पैन में रखे ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल है, तो इस तरह से हमें उसका वेट मिल जाएगा। और अगर उसके इक्वल नहीं है, थोड़ा है, ये पेन लाइट है, तो हम इसको बीम को दोबारा नीचे ले आएंगे और कुछ और वेट रखेंगे, दोबारा बीम को ऊपर उठाकर चेक करेंगे, और अगर ज़्यादा हो गया है वेट तो हम उसको कम करेंगे। फ्रैक्शन वेट्स भी हमारे पास होते हैं, वेट बॉक्स से हम फोर्सेप के जरिए जो है फ्रैक्शन वेट इसमें यूज करते रहेंगे अनटिल के पॉइंटर बिल्कुल सेंटर वाली पोजीशन पे आएगा। उस वक्त हम देखेंगे कि राइट पैन में जितने भी वेट्स डाले हुए हैं उन सब के मैसेज हम प्लस कर देंगे, तो दिस सम विल इंडिकेट द mass of the object placed in left pan। अब यहाँ पे आपको कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पूछे गए कि व्हाट्स द फंक्शन ऑफ बैलेंसिंग स्क्रूज इन द फिजिकल बैलेंस। ये बैलेंसिंग स्क्रूज जो हैं इनका मैंने आपको बता दिया, बीम को बैलेंस करने के लिए यूज होते हैं, बीम को बैलेंस करने के लिए, ताकि पॉइंटर जो है वो इस गिवन स्केल के सेंटर वाली जीरो के ऊपर आ जाए। दूसरा क्वेश्चन है कि ऑन व्हाट पैन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एंड व्हाई, कि हम ऑब्जेक्ट जिसको मेजर करना है जिसका वेट उसको किस पैन में डालते हैं, तो लेफ्ट पैन में हम उसको रखते हैं। रीजन क्या है कि वेट बॉक्स से राइट पैन के अंदर हम राइट हैंड को यूज करते हुए इजीली वेट्स यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, कम करना, ज्यादा करना, बार बार चूंकि इसमें वेट डालना पड़ता है या रिमूव करना पड़ता है, तो राइट हैंड ही हमने मोस्टली यूज करना होता है, मोस्टली वी आर दे आर राइट हैंडेड, तो इस वजह से राइट पैन में वेट्स को हम डालते हैं, क्योंकि बार बार वेट जो है उसको एडजस्ट करना पड़ता है। इसके जो आंसर्स हैं ये भी आगे ये गिवन है। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल के अंदर एक स्टोन का मैस मेजर करने का प्रोसेस था फिजिकल बैलेंस के साथ, तो ये तरीका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे एग्जाम्पल में, इसका तरीका वही बताया हुआ है जो आपको एक्सप्लेन किया गया। नेक्स्ट इज देयर लीवर बैलेंस। लीवर बैलेंस जो है ये सब आप डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसकी फिगर दी हुई है, तो इसमें भी एक सिस्टम ऑफ लीवर्स होता है। जब इसको हम उठाते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो इसमें से लेफ्ट पैन में ऑब्जेक्ट होता है या राइट, यहाँ पे किसी भी एक साइड पे डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें भी ऐसे ही है कि हम लेफ्ट पे जो है पैन में हम ऑब्जेक्ट डालते हैं और राइट वाले पैन में जो है हम वेट डालेंगे। तो जब हम इस लीवर को ऊपर उठाते हैं तो ये पॉइंटर भी होता है इधर, ये पॉइंटर सेंटर में आ जाए तो इंडिकेट करेगा कि हमने जो वेट डाला था एक पैन के अंदर वो दूसरे पैन में रखे गए ऑब्जेक्ट के वेट को शो कर रहा है। तो ये उन्होंने बताया कि द पॉइंटर ऑफ द लीवर सिस्टम जो है इट मूव्स एंड द पॉइंटर इज ब्रॉट टू जीरो बाय वेरिंग स्टैंडर्ड मैसेज, कि अगर वो जीरो पे नहीं आ रहा पॉइंटर तो स्टैंडर्ड मैसेज को हम चेंज करेंगे, एडजस्ट करेंगे अनटिल कि ये जीरो पे पॉइंटर आ जाएगा, तो फिर जितने हमने मैसेज रखे होंगे एक पैन के अंदर वो दूसरे पैन में रखे गए ऑब्जेक्ट के वेट को शो करेंगे। नेक्स्ट इज देयर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है जिस तरह कि ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, इसका ग्लास केस है बाहर और ये इसका पैन होता है, नीचे इसके जो है ये स्क्रू लगा होता है जिसके जरिए हम इसको जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस जो हैं ये डिफरेंट रेंजेस में आते हैं, मिलीग्राम की रेंजेस में, ग्राम की रेंजेस में, इवन के किलोग्राम्स की रेंजेस में होते हैं। एंड बिफोर वी आर टू यूज इट to measure the mass of any body, we are to switch it on। सबसे पहले हम इस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को स्विच ऑन करते हैं, चलाते हैं, इसका स्विच जो है वो ऑन करेंगे और उसकी जो रीडिंग होती है उसको हम जीरो पर सेट करते हैं, जो भी एरर वगैरह हो पहले उसको रिमूव करते हैं, रीडिंग इसकी जीरो पर ले आते हैं। नेक्स्ट सिंपली ये होता है कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने वे करना है, जिसका वजन करना है, उसको इस पैन के ऊपर रख देते हैं।
तो रीडिंग जो बैलेंस की होती है, यहाँ पे वाज़े रीडिंग नजर आ जाती है, इट गिव्स द मास ऑफ द बॉडी प्लेस्ड ओवर इट। तो वेरी सिंपल है एंड इजी टू हैंडल, इट इज देयर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन के तौर पे बात है कि मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस कौन सा है अगर हम कंपेयर करना चाहें। तो उन्होंने कहा कि मैस ऑफ 1 रुपी कॉइन जो है, इट इज मेजर्ड यूजिंग डिफरेंट बैलेंसेस। जब बीम बैलेंस को हमने यूज किया है, लेट मैस ऑफ द कॉइन बी 3.2 ग्राम, के 3.2 ग्राम हमें मैस मिला है। Sensitive beam balance जो है, it may be able to detect a change as small as a 0.1 ग्राम या 100 मिलीग्राम, जिसे कह सकते हैं कि हमारा जो बीम बैलेंस है वो 0.1 ग्राम तक मिनिमम मेजरमेंट कर सकता है। तो ये उसका लीस्ट काउंट हुआ, 0.1 ग्राम बीम बैलेंस का लीस्ट काउंट है। अब हम फिजिकल बैलेंस को यूज करते हैं। तो फिजिकल बैलेंस से सपोज कि उसी कान का मैस हमें 3.24 ग्राम मिला है। लीस्ट काउंट जो फिजिकल बैलेंस का है, ये 0.01 ग्राम या जो कि 10 मिलीग्राम बनता है, ये होता है। लिहाजा जो मेजरमेंट हमने फिजिकल बैलेंस से की है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। इसी तरह अगर इसी ऑब्जेक्ट का मैस हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से कर रहे हैं, ये हमारे पास आ रहा है 3.247 ग्राम। सेम कॉइन का मैस 3.247 ग्राम आया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का जो लीस्ट काउंट है वो 0.001 ग्राम होता है, या जो कि 1 मिलीग्राम बनता है। लिहाजा मेजरमेंट जो आपने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से की है, ये ज़्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है, ये मोस्ट सेंसिटिव बैलेंस है इन सारे बैलेंसेस से, तो इसकी मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज होगी। यहाँ पे इंफॉर्मेशन में आपको बताया गया कि प्रेसिजन किसी भी बैलेंस की जो है इन मेजरिंग मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये डिफरेंट होती है डिफरेंट बैलेंसेस की। सेंसिटिव बैलेंस कैन नॉट मेजर लार्ज मैसेस। जो सेंसिटिव बैलेंस होता है वो बड़े ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए यूज नहीं होता, उनको मेजर का मैस मेजर नहीं कर सकता क्योंकि वो उसकी रेंज में ही नहीं आते। सिमिलरली बैलेंस दैट मेजर्स लार्ज मैसेज वो सेंसिटिव नहीं होता। जब बहुत ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट को आपने वे करना है, तो वहां पे इतना सेंसिटिव बैलेंस जो है वो यूज नहीं होता। सम डिजिटल बैलेंसेज जो होते हैं, दे मेजर इवन स्मॉलर डिफरेंसेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.0001 ग्राम या 0.1 मिलीग्राम जो है, यानी इतने कम लीस्ट काउंट के भी डिवाइसेस होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव डिवाइसेस। एंड सच बैलेंसेस जो हैं, वी कंसीडर देम मोस्ट प्रिसाइज बैलेंसेस। नेक्स्ट आर देयर टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। स्टॉप वॉच आपको सबसे पहले दी गई है, मैकेनिकल स्टॉप वॉच, देन डिजिटल स्टॉप वॉच है। स्टॉप वॉच टाइम इंटरवल किसी भी इवेंट का जो है उसको मेजर करने के लिए यूज होने वाला डिवाइस है। दो टाइप्स के स्टॉप वॉचेस जो हम यूज करते हैं, मैकेनिकल और डिजिटल। मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है, इसका बताया कि इट कैन मेजर अ टाइम इंटरवल अप टू अ मिनिमम 0.1 सेकेंड। तो ये 0.1 सेकेंड इसका लीस्ट काउंट हुआ। डिजिटल स्टॉप वॉचेस जो हैं कॉमनली यूज इन लेबोरेटरीज, वो मेजर कर सकती हैं टाइम इंटरवल को अप टू 0.01 सेकेंड, 1/100 सेकेंड, जो कि 0.01 सेकेंड बनता है। तो ये डिजिटल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट है। इस स्टॉप वॉच का आप यूज देखें कि कैसे करते हैं। मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है, इसका ये बताया भी इन्होंने कि एक नॉब होता है, ये ऊपर इसके नॉब दिया होता है, जो कि यूज होता है टू वाइंड द स्प्रिंग दैट पावर्स द वॉच। इसके अंदर जो स्प्रिंग होता है, इसको पावर देने के लिए, उसको चाबी देने के लिए, उसको वाइंड करने के लिए ये नॉब यूज होता है। और यही नॉब हम यूज कर सकते हैं टू स्टार्ट द स्टॉप वॉच, टू स्टॉप इट एंड टू रीसेट इट। हम जब पहली दफा इस बटन को, जब ये नीडल्स देख लें, इसके ये जो हैंडल्स हैं, ये सेकंड का हैंडल है जो बड़ा है। इसके अंदर एक छोटा डायल दिया हुआ है, इसके ऊपर जो छोटा हैंडल है ये मिनट्स का होता है। जो बड़ा डायल है, इसके ऊपर ये 30 तक की डिवीजन्स जो हैं, बाहर वाले
सर्कल में देखें 30 तक डिवीजन है, उसके बाद ये 31 2 3 सो ऑन 60 तक हो जाती हैं। तो बड़े डायल के ऊपर ये हैंडल जब एक पूरा चक्कर कंप्लीट करता है तो 30 सेकंड कंप्लीट होते हैं, जबकि ये जो छोटा हैंडल है, ये छोटे डायल पर जो मिनट्स की डिवीजन हैं, तो हर 1 मिनट के अंदर जो है वो 2 बैंड्स होते हैं, एक लाइट बैंड होता है और एक डार्क बैंड होता है। तो ये छोटा हैंडल सिर्फ एक बैंड के थ्रू मूव करेगा। इसी तरह ये बड़ा हैंडल जो सेकंड्स वाला है, ये जब दूसरा चक्कर एक कंप्लीट करेगा तो जो छोटा हैंडल है वो 1 मिनट के ऊपर पहुंचेगा। अब इसका इस्तेमाल का तरीका देखें। इस्तेमाल से पहले स्टॉप वॉच जो है इसको स्टार्ट करने से पहले ये दोनों हैंडल्स जो हैं, सेकंड्स का भी और मिनट्स का भी, ये बिल्कुल ऊपर सीधे होते हैं, वर्टिकल, एक दूसरे के ऊपर नीचे सीधे होते हैं। इस पुश बटन को जब हम एक दफा पुश करते हैं तो ये दोनों चल पड़ते हैं हैंडल। जिस वक्त हमने कोई टाइम इंटरवल फाइंड करना होता है तो हम इस पुश बटन को पुश कर देते हैं, इसको नीचे दबा देते हैं और दबाकर छोड़ देते हैं, ये दोनों हैंडल चल पड़ते हैं। जिस वक्त वो हमारा इंटरवल खत्म होता है तो हम इसको दोबारा फौरन पुश करते हैं, तो ये दोनों नीडल जो है उसी वक्त रुक जाती हैं। दोनों हैंडल जो होंगे, सेकंड्स का भी मिनट्स का भी, वहीं रुक जाएंगे जहां पे ये होंगे। हम उस टाइम इंटरवल को नोट कर लेंगे। उसके बाद इसको रीयूज के लिए हम इस बटन को तीसरी दफा फिर पुश करते हैं, तो ये दोनों हैंडल्स वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं वर्टिकल फॉर्म में। ये तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच का यूज था। अब उसके बाद है डिजिटल स्टॉप वॉच। ये भी इसी तरह से टाइम इंटरवल कोई भी स्पेसिफिक किसी भी इवेंट का जो है उसको मेजर करने के लिए यूज होती है। इसके अंदर भी 3 बटन है जो आप देख रहे हैं। इसमें ये रीसेट का बटन होता है, ये मोड का बटन होता है और ये स्टार्ट और स्टॉप का बटन होता है। देखिए आप क्या ये मेंशन भी किए हैं कि टाइम लैप्स जो है उसको हम मेजर करते हैं एज द स्टार्ट और स्टॉप बटन जो उसको प्रेस करते हैं। तो एज सुन एज स्टार्ट ऑफ बटन जो उसको हम प्रेस करेंगे दोबारा, तो ये स्टॉप हो जाती है और इंडिकेट करती है टाइम इंटरवल को जो कि रिकॉर्ड हुआ है स्टार्ट और स्टॉप ऑफ द इवेंट के दरमियान। फिर रीसेट बटन के साथ हम उसको रिस्टोर करते हैं इनिशियल जीरो सेटिंग पे। और ये मोड जो है इसके जरिए हम चेंज करेंगे, या ये टाइम कि आप वैसे कोई टाइम नोट करने के लिए यूज कर रहे हैं या इसको स्टॉपवॉच के तौर पे यूज करना है, तो ये मोड इसके साथ चेंज होते हैं। इससे हम पहले इसको स्टॉपवॉच के मोड पे ले आएंगे, फिर हम जो है उसको जीरो पे अगर ना हो तो ये रीसेट बटन जिसके जरिए जीरो पे ले आएंगे। उसके बाद हमने ये बटन जो स्टार्ट का है, जब भी हमारा टाइम इंटरवल स्टार्ट हो तो ये बटन पुश करेंगे तो ये स्टॉपवॉच चल जाएगी। जब हमारा वो इवेंट कंप्लीट हुआ है तो हम इसी बटन को फिर पुश करते हैं तो स्टॉपवॉच जो है इट स्टॉप्स। हम टाइम इंटरवल नोट कर लेंगे, फिर रीसेट बटन को पुश करेंगे तो ये दोबारा जीरो पे आ जाएगी। It was about stopwatches, which are time measuring instruments. After it, volume measuring instruments are there. Measuring cylinder. Measuring cylinder जो है ये ग्लास का यानी शीशे का या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का सिलेंडर होता है, और इसके ऊपर जो स्केल है along its length, ये वॉल्यूम को इंडिकेट करता है मिलीलीटर्स के अंदर। ये जो डिवीजन आप देख रहे हैं ये मिलीलीटर के अंदर जो है वॉल्यूम को शो करता है। मेजरिंग सिलेंडर्स हमारे पास डिफरेंट कैपेसिटीज के होते हैं। ये 100 ml से लेकर टू 2500 ml तक जो है इस रेंज में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। एंड दे आर यूज्ड टू मेजर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड या पाउडर सब्सटेंस। जो है किसी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करना है, किसी पाउडर सब्सटेंस का वॉल्यूम मेजर करना है, उसके लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी इरेगुलर शेप्ड सॉलिड का अगर वॉल्यूम मेजर करना हो, तो जो कि इनसॉल्युबल हो लिक्विड के अंदर, तो उसको भी हम मेजर कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड के जरिए। उसका ये होता है कि हम एक थ्रेड के साथ उस सॉलिड को बांध कर हम सिलेंडर के अंदर जो पानी से फिल्ड होगा तो इसमें लटका देते हैं, और इंक्रीज इन लेवल ऑफ द लिक्विड जो है उसको हम
मेजर करते हैं तो वो उसका वेट होता है। तो यूज से पहले इसका ये जो प्रोसेस बताया गया है वो देख लें कि जो सरफेस होती है लिक्विड की, जो सरफेस है इसके अंदर, इसको मेनिस्कस कहा जाता है। MENISCUS, यहाँ पे मेंशन भी है आपका। कोई भी इससे मेजरमेंट लेनी है आपने, वॉल्यूम अपने लिक्विड का मेजर करना है या पाउडर सब्सटेंस को मेजर कर रहे हैं इसमें डालकर, वो भी इसके अंदर लेवल रखेंगे, या सॉलिड ऑब्जेक्ट को इसमें डिप किया हुआ है उसका वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं, तो जो सरफेस होगी, मतलब लिक्विड डाला है तो उसकी जो सरफेस है जिसको मेनिस्कस कहते हैं, तो आपकी आई का लेवल बिल्कुल उस मेनिस्कस का लेवल होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे नहीं होना चाहिए जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आई का लेवल ऊंचा है, ना ऊंचा होना चाहिए ना नीचे होना चाहिए। और मेनिस्कस जो है, जो कलर्ड होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, उनमें हम अपर मेनिस्कस नोट करते हैं, और जो कलरलेस लिक्विड्स हैं इनका लोअर मेनिस्कस नोट किया जाता है। यहाँ पे देखें आपके यहाँ ये मेंशन भी किया गया है कि मेजरिंग सिलेंडर को जब यूज करना है आपने, तो इसको आपने वर्टिकल पोजीशन में प्लेन सरफेस पे रखना है। सरफेस प्लेन होनी चाहिए और ये वर्टिकल पोजीशन में हो। तो टेबल के ऊपर इसको वर्टिकली आप रखें, इसके अंदर कुछ पानी डाल दें, और नोट करना है आपने सरफेस ऑफ वाटर जो है इट विल बी कर्व्ड। ठीक है, कर्व सा आपको नजर आएगा, इसी कर्व को कहते हैं मेनिस्कस। तो मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स जो हैं इनके मेनिस्कस क्या होते हैं, डाउनवर्ड्स होते हैं, जबकि मरकरी का जो मेनिस्कस है वो कर्व्ड होता है अपवर्ड्स, ऊपर को, यानी कर्व होता है। करेक्ट मेथड जो है लिक्विड का लेवल नोट करने का, ये होता है कि आपका आई का लेवल जो है वो बिल्कुल मेनिस्कस का लेवल होना चाहिए, जैसा कि ये आपको यहाँ पे इस फिगर में शो किया गया है। इस बी फिगर के अंदर देखें करेक्ट पोजीशन शो की गई है आई की, जबकि ए फिगर के अंदर जो है वो इनकरेक्ट पोजीशन थी। बताया कि व्हेन आई इज अबव द लिक्विड लेवल, जैसा कि यहाँ पे है, तो मेनिस्कस अपीयर्स हायर ऑन द स्केल। मेनिस्कस जो है वो ओरिजिनल पोजीशन, सही पोजीशन से ऊपर एलिवेटेड आपको नजर आएगा। एंड सिमिलरली व्हेन द आई इज बिलो द लिक्विड लेवल, तो मेनिस्कस जो है इट अपीयर्स लोअर देन एक्चुअल हाइट ऑफ द लिक्विड। इसलिए आई का लेवल जो है बिल्कुल सीधा होना चाहिए, लिक्विड के लेवल पे ही होना चाहिए। उसके बाद बताया गया मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ एन इररेगुलर शेप्ड सॉलिड। किसी इररेगुलर शेप्ड सॉलिड का वॉल्यूम मेजर करना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि सिलेंडर के अंदर कुछ पानी डालना है। आपने इतना पानी डालेंगे कि जो आपका इररेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है वो इसके अंदर डिप हो जाए। स्टोन वगैरह है, जो कोई भी चीज है वो इसके अंदर डिप हो जाए। तो आपने इसका ऑब्जेक्ट को पानी में डालने से पहले पानी का जो वॉल्यूम है उसको आपने मेजर कर लेना है। लेट इट बी वी आई, इनिशियल वॉल्यूम वी आई आपने नोट कर लिया। फिर आपने उस अननोन ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डाल दिया, तो इसका वॉल्यूम जो है वो, लेवल जो है वो लिक्विड का वो राइज हो जाएगा। तो न्यू वॉल्यूम लेट इट बी वी एफ। अब वी एफ माइनस वी आई करेंगे तो ये चेंज इन वॉल्यूम आपको मिलेगा, एंड दिस चेंज इन वॉल्यूम इज ड्यू टू द ऑब्जेक्ट placed in it or sunk in it, so it gives the volume of irregular shaped object. नेक्स्ट आपको लेबोरेटरी सेफ्टी रूल्स कुछ बताए गए हैं that students must follow while they are performing experiments in laboratory. बस हम बताया कि do not carry out any experiment without permission of your teacher. टीचर के परमिशन के बगैर कोई एक्सपेरिमेंट जो है वो स्टार्ट ना करें, परफॉर्म ना करें। Don't eat or drink, spray or run in laboratory. खाना पीना या खेलना, भागना, दौड़ना लेबोरेटरी में नहीं होना चाहिए। Read the instructions carefully to familiarize yourself with the possible hazards before handling equipments and materials. लेबोरेटरी की चीज़ें और लेबोरेटरी के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको हैंडल करने से पहले जो इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं उनको
एहतियात से पढ़ लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपने कैसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, कौन सी चीज़ों को आपने हाथ नहीं लगाना, कौन सी चीज़ को कैसे हैंडल करना है, आपको पता चल जाए। हैंडल इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स विद केयर, बड़ी एहतियात से चीज़ों को इस्तेमाल करना है। डोंट हेजिटेट टू कंसल्ट योर टीचर इन केस ऑफ एनी डाउट, अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो अपने टीचर से कंसल्ट करें। इसमें बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना ताकि किसी किस्म का जो है वो नुकसान ना हो। Do not tamper with the electrical appliances and other fittings in the laboratory. लेबॉर्ट्री में कुछ इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं या कुछ और फिटिंग जो लेबॉर्ट्री की हैं, तो किसी को छेड़ना नहीं है, किसी चीज़ को भी नहीं छेड़ना। रिपोर्ट एनी एक्सीडेंट और इंजरीज इमीडिएटली टू योर टीचर, किसी भी किस्म का कोई कोई ज़ख्म वगैरह हुआ है, कोई एक्सीडेंट, अंदर कोई इंसिडेंट होता है, तो फौरन अपने टीचर को बताना है। इसके बाद आपको लेबॉर्ट्री सेफ्टी इक्विपमेंट्स कुछ बताए गए हैं जो कि इंडिकेट करेंगे वेरियस थिंग्स जो लेबॉर्ट्री के अंदर होती हैं। मसलन ये साइन क्या है, रेडियो एक्टिव मटेरियल को शो करेगा कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल पड़ा है। ये कोई पॉइजनस केमिकल्स हैं उनके लिए होगा। ये कोई जनरल डेंजर जहाँ पे होगा तो वहाँ पे साइन होगा। फ्लेमेबल कोई कोई चीज़ ऐसी है जिसको आग लग सकती है, जो जल सकती है, तो उसके लिए होगा। एक्सप्लोसिव कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल जो है ऐसा है, एक्सप्लोड कर सकता है, जो कि उसकी साइन होगी। कहीं कोई इलेक्ट्रिक हैजर्ड का खतरा हो तो वहां पे ये साइंस होंगे। तो इसके अलावा लेबॉर्ट्री के अंदर जो है ये चीज़ें होती हैं, वेस्ट डिस्पोजल बास्केट होती है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, फायर अलार्म है, फर्स्ट एड बॉक्स है, सैंड और वाटर बकेट्स होती हैं, फायर ब्लैंकेट होता है टू पुट आउट फायर होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने गलती से पुट ऑफ लिखा। पुट ऑफ का मतलब तो होता है पोस्टपोन करना, मुलतवी करना। तो पुट आउट फायर, आग बुझाने के लिए। Substances and equipments that need extra care, they must bear proper warning signs such as given below, कि ऐसी चीज़ें या इक्विपमेंट्स जिनकी एक्स्ट्रा केयर रिक्वायर्ड होती है उनके ऊपर ये साइंस होने चाहिए। नेक्स्ट है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बताया गया। बताया कि वैल्यू किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। वी एक्सप्रेस इट विद अ नंबर दैट इज फॉलोड बाय अ सूटेबल यूनिट। एक नंबर और साथ यूनिट होता है। एवरी मेजरमेंट जो होती है किसी भी क्वांटिटी की, इट इज आवर अटेम्प्ट टू फाइंड द ट्रू वैल्यू, कि हम सही वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। और एक्यूरेसी जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की होती है, ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जो आपको डिस्कस किए जा रहे हैं। जो आपने मैयर की है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कितनी एक्यूरेटली मेजरमेंट हुई है, ये फैक्टर्स डिटरमिन करेंगे। नंबर वन, द क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि आप जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। नंबर टू, स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऑब्जर्वर की जो है वो स्किल कितनी है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड, कि आपने कितनी ज्यादा ऑब्जर्वेशंस की हैं, क्योंकि ज्यादा ऑब्जर्वेशंस करके उनका मीन ले लेते हैं तो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिल जाती है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको बताया गया है कि एक बुक की लेंथ मेजर करनी है। एक स्टूडेंट जो है वो मेजरिंग टेप यूज करता है, एंड यूजिंग मेजरिंग टेप ही फाइंड्स द लेंथ इज देयर 18 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं उसकी मेजरमेंट के अंदर वो दो हैं, 1 और 8। इसमें जो लेफ्ट डिजिट 1 है, इट इज एक्यूरेटली नोन डिजिट, जबकि जो डिजिट 8 है ये डाउटफुल डिजिट है, फॉर विच द स्टूडेंट मे नॉट बी श्योर। क्योंकि ये हो सकता है 8 की जगह 7 हो, कि वो 17 था या 19 था, या 17 और 19 के करीब करीब कहीं मेजरमेंट आ रही हो। तो ये जो राइट साइड वाला डिजिट है ये इसलिए डाउटफुल डिजिट कहलाता है, कि हो सकता है ये एक्यूरेट ना हो, लेकिन 1 जो है वो एक्यूरेट है। तो इसमें एक जो है लेफ्ट साइड वाला डिजिट वो एक्यूरेटली नोन डिजिट है, और ये वाला डाउटफुल डिजिट हुआ। सिमिलरली, another student measures the length of the same book but he uses meter rule। मीटर रूल को यूज करते हुए
उसने 18.4 सेंटीमीटर जो है वो उसकी लेंथ मेजर की है, 18.4 सेंटीमीटर। अब इसमें अगर हम देखें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। जो लेफ्ट के 2 डिजिट्स हैं ये 1 और 8, दे आर एक्यूरेटली नोन डिजिट्स। जबकि जो थर्ड डिजिट है ये 4, ये डाउटफुल डिजिट है, क्योंकि हो सकता है ये 0.4 पूरा ना हो, इससे थोड़ा सा कम हो, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है 0.3 और 0.4 के दरमियान हो, या 0.4 और 0.5 के दरमियान असल रीडिंग आ रही हो, तो ये डाउटफुल है 4 वाला। लेकिन इन दो के बारे में हम जो है वो श्योर हैं कि ये 18 1 और 8 जो हैं दे आर एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स। नाउ एक थर्ड स्टूडेंट जो है इसी बुक की लेंथ मेजर करता है, और उसकी मेजरमेंट आ रही है 18.425। अब इस 18.425 में सेंटीमीटर में जो 1 8 4 और 2 5 हैं, 2 तक 1 8 4 और 2 ये एक्यूरेटली नोन कहलाएंगे डिजिट्स, और ये 5 जो है ये लास्ट वाला ये डाउटफुल डिजिट जो है वो कहलाएगा। पता है कि इंटरेस्टिंगली है कि मेजरमेंट इज मेड यूजिंग द सेम रूलर। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है इट इज अगेन 3। कहा कि अगर आपने रूलर के साथ मेजरमेंट की है तो आपके रूलर का तो लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं है। लिहाजा इस मेजरमेंट के अंदर ये जो 2 और 5 यूज किए गए हैं ये हम यूज नहीं कर सकते। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स अगेन जो है वो 184 ही काउंट होंगे। अगर ज्यादा एक्यूरेट कोई होगा आपका मेजरिंग डिवाइस जो कि 0.001 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता हो, फिर हम इन सब को काउंट करेंगे, फिर हम लास्ट एक डाउटफुल कंसिडर करेंगे, और लेफ्ट के 4 डिजिट्स जो हैं इनको हम एक्यूरेटली नोन कहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे उन्होंने कहा कि सेम रूलर के साथ मेजरमेंट हुई है तो रूलर का तो लीस्ट काउंट ही 0.1 सेंटीमीटर है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने बताया कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज अगेन 3, consisting of two accurately known digits 1 and 8, और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जो है वो 4 है। जो डिजिट्स 2 एंड 5 हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे आपका जो मेजरिंग डिवाइस है वो लिमिट डाल रहा है कि आप उसकी एक लिमिट है ये कि उससे ज़्यादा एक्यूरेसी आप नहीं ले सकते। इट इज़ बिकॉज द रीडिंग ऑफ दीज लॉस्ट डिजिट्स कैन नॉट बी जस्टिफाइड यूजिंग अ रूलर। रूलर के जरिए आप जस्टिफाई नहीं कर सकते इसको। Measurement up to third or even second decimal place is beyond the limit of the measuring instrument। कौन सा? रूलर। बताया कि an improvement in the quality of measuring instrument जो है it increases the quality of your measurement, because in this way you increase the significant figures uh, in number more and more। जब आप अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद जो है मेजर्ड क्वांटिटी में वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिफाइन किया है कि दे आर द ऑल डिजिट्स दैट आर एक्यूरेटली नोन एंड द वन एस्टिमेटेड डिजिट और लास्ट डाउटफुल डिजिट जो होता है, जो फर्स्ट सॉरी उसको कहेंगे फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। ये हम डिफाइन करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स and first doubtful digit in any measured value are called significant figures। Now more significant figures means greater precision। ये कुछ rules हैं which are helpful in identifying significant figures। Number 1, नॉन जीरो डिजिट्स जितने भी होते हैं किसी मेजर्ड वैल्यू में वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, नॉन जीरो डिजिट्स। अब यहाँ पे आप इस चीज से कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पे तो ये सारे डिजिट्स थे, तो आपने अपने डिवाइस की का जो लीस्ट काउंट है वो उसकी लिमिट है, तो उससे आपने एक्सीड नहीं करना। इसलिए ये मिस्टेकनली वैल्यू यहाँ पे 25 नोट की हुई थी, 18.4 ये असल बनती थी। तो जितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे काउंट करेंगे आप, आपको जो गिवन वैल्यू है उसके अंदर सारे डिजिट्स को नोट कर। नंबर 2, जीरो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान है, डिजिट्स के दरमियान आ रही हैं, वो सारी सिग्निफिकेंट होती हैं।
जो डेसिमल फ्रैक्शंस में राइट साइड पर जीरोस आ रही होती हैं वो भी सारी सिग्निफिकेंट होती हैं. Zeros which are written on left side of the decimal point for the purpose of spacing the decimal point, they are not significant. ठीक है, डेसिमल पॉइंट को मखसूस पोजीशन पे जो है वो एडजस्ट करने के लिए जो डिजिट्स के लेफ्ट साइड पे जीरोस लगाई होती हैं डेसिमल वैल्यूज में वो सिग्निफिकेंट नहीं होती. फिफ्थ पॉइंट, इन होल नंबर्स दैट एंड इन वन और मोर जीरोस विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, के होल नंबर है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, जो राइट साइड पे उसमें जो जीरोस आ रही होती हैं, दे मे आर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट. इन सच केसेस इट इज नॉट क्लियर विच जीरोस सर्व टू लोकेट द पोजीशन वैल्यू एंड विच आर actually parts of the measurement. In such a case, express the quantity using scientific notation to give significant zeros. इसमें याद रखें आपके डिवाइस के लीस्ट काउंट पे ही डिपेंड करेगा कि वो जीरोस जो राइट साइड पे हैं आपने कितनी काउंट करनी है सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर. अगर आपका डिवाइस जो है उसका लीस्ट काउंट यूनिटी होगा, 1 होगा, तो सारी जीरो सिग्निफिकेंट होती हैं. अगर आपके डिवाइस का लीस्ट काउंट 10 है तो एक जीरो कम कर देनी है सिग्निफिकेंट फिगर्स में. और अगर आपके डिवाइस का लीस्ट काउंट 100 है तो 2 जीरोस काउंट कर देनी है एंड सो ऑन. 2 जीरोस लेस कर देनी है आपने राइट एक्सट्रीम से एंड सो ऑन. यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें कुछ वैल्यूज हैं, इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को बताना है, फिर इनको साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना है. फर्स्ट के अंदर 1, 2, 3 एंड 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसके अंदर जो है 1, 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बी वाली में. सी वाली जो है इसमें 1, 2, 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. अब इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं. पहले लिखी जाएगी 1.008 इंटू 10 पावर 2, क्योंकि पॉइंट को हमने दो प्लेसेस इधर डिस्प्लेस किया. इसको हम लिखेंगे 5.80 इंटू 10 पावर-3, क्योंकि पॉइंट को यहाँ से हम 5 के बाद ले गए 3 पोजीशंस डिस्प्लेस करके. इसको हम लिखेंगे 2.100. जीरोस राइट पे सारी लिखनी होगी क्योंकि वो सारी सिग्निफिकेंट है. मल्टीप्लाई 10 पावर 2. इधर राउंडिंग द नंबर्स में बताया गया कि अगर लास्ट डिजिट आपका जो है वो लेस देन 5 हो तो आपने सिंपली उसको ड्रॉप कर देना होता है एंड दिस डिक्रीजेस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द मेजर्ड वैल्यू. बस 1.943, इसको आपने राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में. आप इस 3 को, लास्ट जो 3 है चूंकि 5 से छोटा है, आप उसको ड्रॉप कर देंगे. अगर लास्ट डिजिट आपका ग्रेटर देन 5 है then the digit on its left जो है it is increased by 1. This also decreases the number of significant digits. देखिए 1.47 है, इसको आपने दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है. तो ये तीसरा डिजिट जो 7 है 5 से चूंकि बड़ा है, इसको हम ड्रॉप करेंगे और इसके जो लेफ्ट पे डिजिट 4 है उसको एक बढ़ा दिया तो 1.5 वैल्यू आ गई. अगर लास्ट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड जो है वो 5 आता है then इट इज राउंडेड ऑफ टू गेट नियरेस्ट इवन नंबर. आपकी जो वैल्यू गिवन है उसको नियरेस्ट इवन नंबर में राउंड ऑफ करना है. आपको सिंपल मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपने लास्ट डिजिट जिसको ड्रॉप करना है वो 5 है तो उसके लेफ्ट साइड वाला डिजिट अगर ऑड है तो उसको एक बढ़ा दें और अगर वो इवन है तो उसको रहने दें, क्योंकि इवन का नहीं हमारा मकसद था. अगर पहले ही वो इवन है तो हमें कुछ भी नहीं करना, 5 को जस्ट ड्रॉप कर देना है. अगर वो ऑड है तो उसको एक बढ़ाकर इवन कर देना है. नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट वन इज द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन एसआई सिस्टम, दे आर 7, सो सी पार्ट होगा. नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट, तो इसमें किलोग्राम जो है बी ऑप्शन में ये बेस यूनिट है तो बी ऑप्शन होगी आपका आंसर, ये डिराइव्ड नहीं थी. अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है कि अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज मेजर्ड इन मोल्स में मेजर होती है ये, तो गिवन ऑप्शंस में से ये डी ऑप्शन करेक्ट है. एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकंड इज इक्वल टू, जी 200 माइक्रोसेकंड जो है इसको हम
2 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 और 10 पावर माइनस 6 को इकट्ठा करेंगे तो 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। पांचवा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट क्वांटिटी? 0.01 ग्राम, 2 मिलीग्राम, 100 माइक्रोग्राम, 5000 नैनोग्राम। 5000 नैनोग्राम को अगर हम माइक्रोग्राम में करते हैं तो ये 5 माइक्रोग्राम बनते हैं, लिहाजा यही सबसे छोटी वैल्यू होगी, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, डी ऑप्शन। सिक्स क्वेश्चन है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सूटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब? इंटरनल डायमीटर के लिए आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया था, वर्नियर कैलिपर जो है ये यूज होगा, इसके अपर जाज जो होते हैं, स्मॉलर जाज, वो यूज होते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट क्लेम द डायमीटर ऑफ अ वायर इज 1.032 सेंटीमीटर using vernier calipers. Up to what extent do you agree with it? तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है, लिहाजा 1.03 सेंटीमीटर तक जो है इसके साथ एग्री किया जा सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। एट्थ क्वेश्चन, अ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू मेजर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। मेजरिंग सिलेंडर से वॉल्यूम लिक्विड का मेजर होता है। नाइन्थ क्वेश्चन है, a student noted the thickness of a glass sheet using a screw gauge on the main scale. It reads 3 divisions, while 8th division on the circular scale coincides with index line. Its thickness is, हाँ जी, 3 डिवीजन से तो एक तो 3 मेन स्केल की रीडिंग आ गई। अब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट 0.01 के साथ तो ये 0.08 आएगा। 3 में प्लस करेंगे तो 3.08 मिलीमीटर, ये बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। 10th क्वेश्चन है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एन एक्सप्रेशन आर, नंबर 1 ऑल डिजिट्स, ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, ये सी वाली ऑप्शन करेक्ट है, ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। तो ये जो है ये ऑप्शन करेक्ट हुई। और नेक्स्ट स्लाइड, आंसर की to MCQs of this first chapter is there that I have just discussed. So to facilitate students, this key is also here. Next, these are short questions. These are answer to these short questions. Second and third question, their answers. Fourth and fifth questions with answers. Here in fifth question, it was asked, estimate your age in seconds. Whatever the age of the student may be there, I have just supposed that age in years, it is 16 years. Now, in 1 year, 365 days are there. That is why you have multiplied 16 by 365. Then 86,400 seconds are there in 1 day. That's why I multiplied this quantity here and I got this value in seconds. Sixth and seventh questions. Eighth and ninth and 10th questions are there. These were 11, 12 and 13 questions. Now problems are there. These are 10 problems. We discuss them one by one. First one, you have to express these quantities using prefixes. First one is 5000 gram. 5000 gram, we can write it 5 multiply 10 power 3 gram. 3 zeros हैं तो हम 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करके 5 को यूं लिख सकते हैं, 5000 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 ग्राम। नाउ वी नो 10 पावर 3 जो है ये किलो प्रीफिक्स जो है इसको रिप्रेजेंट करती है, तो हम 10 पावर 3 जो है इसकी जगह किलो की प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं, के, सो इट बिकेम इक्वल टू 5 kg. Second, this value is there, two next 6 zeros are there, so
2 मल्टीप्लाई 10 पावर 6, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 वॉट। अब 10 पावर 6 जो है ये मेगा को शो करती है। एक मेगा जो प्रीफिक्स है वो 10 पावर 6 के इक्वल होती है, तो 10 पावर 6 की जगह हम मेगा एम प्रीफिक्स यूज कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 2 मेगावाट। नेक्स्ट इज देयर 52 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 10 kg। हम इसको यूं लिख सकते हैं 52 को लिख सकते हैं 5.2 मल्टीप्लाई 10 पावर 1, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है इसको। आगे 10 पावर माइनस 10 है। अब इन दोनों की पावर्स को जब हम इकट्ठा करेंगे 10 पावर 1 और 10 पावर माइनस 10, तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, ये -9 आंसर है। तो ये हमारे पास वैल्यू बनी है 5.2 मल्टीप्लाई 10 पावर -9 ग्राम। अब 10 पावर -9 जो है नैनो प्रीफिक्स इसको शो करती है, as nano prefix is equal to 10 power -9. So at the place of 10 power -9 we can write n, that is nano. So quantity is 5.2 nanogram. Next is there 225 into 10 power -8 second. हम 225 को लिख सकते हैं 2.25 multiply 10 power 2, then 10 power -8 are there. So when we shall add these powers, we shall get 10 power -6. So quantity will be there 2.25 into 10 power -6 second. अब 10 पावर -6 जो है माइक्रो प्रीफिक्स इसको शो करती है, 10 पावर -6 से इक्वल होती है माइक्रो, तो हम इसको लिख सकते हैं 2.25 माइक्रो सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो, पीको रिलेट टू इच अदर? 1 माइक्रो जो है 10 पावर -6 के इक्वल होता है, 1 नैनो प्रीफिक्स जो है ये 10 पावर -9 के इक्वल होती है, 1 पीको जो है ये 10 पावर -12 के इक्वल होता है। अब देखें कि अगर हम नैनो जो कि 10 पावर -9 के इक्वल है उसको 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसकी पावर रिड्यूस होकर -9 के बजाय ये हो जाएगी -6 हो जाएगी, जो माइक्रो के इक्वल हो जाएगा। तो लिहाजा जो है 1 माइक्रो 10 पावर 3 नैनो के इक्वल हो सकता है। सिमिलरली अगर आप पीको को देखें 10 पावर -12 है, इसको 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी पावर जो है वो रिड्यूस होकर -6 हो जाएगी, जो कि बन जाएगा 10 पावर -6 माइक्रो प्रीफिक्स जो है उसकी वैल्यू बन जाएगी, इसलिए इसको लिखा 10 पावर 6 पीको। अब देखें 1 माइक्रो जो है वो 10 पावर 3 नैनो के इक्वल है और 10 पावर 6 पीको के इक्वल है, जबकि पीको और नैनो का आपस में क्या रिलेशनशिप है, 10 पावर 3 नैनो जो है वो 10 पावर 6 पीको के इक्वल है। क्योंकि देखिए अगर हम ये जो नैनो है इसको अगर हम 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये -6 हो जाता है, और अगर हम पीको को 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देते तो वो भी 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी -6 हो जाता है, तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। मीन्स के 10 पावर 3 नैनो जो है वो 10 पावर 6 पीको के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हेयर ग्रोथ रेट इज गिवन 1 mm per day, we have to represent it in nanometer per second. ग्रोथ रेट इन मिलीमीटर पर डे जो है इट इज 1 mm पर डे जो गिवन है हमें। वी नो कि 1 mm जो है वो 10 पावर 6 नैनोमीटर के इक्वल होता है, 1 मिलीमीटर जो है 10 पावर 6 नैनोमीटर के इक्वल होता है, और एक दिन में 86,400 सेकंड्स होते हैं। अब हम हेयर ग्रोथ रेट जो नैनो सेकंड में फाइंड करना चाहते हैं, तो जहाँ पे 1 mm है उसको 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई किया, ये नैनोमीटर बन गए, और जो 1 डे था नीचे 1 को मल्टीप्लाई 86,400 से किया तो ये सेकंड्स बन गए। सॉल्व करने से 11.57 आंसर हमारे पास आया। नाउ इट इज ए नैनोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट वी हैव टू रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 1168 into 10 पावर -27। 1168 को पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो ये बनेगा 1.168 मल्टीप्लाई 10 पावर 3, 1 2 3 10 पावर 3।
मल्टीप्लाई 10⁻⁻27। अब इन दोनों की पावर्स को जब हम इकट्ठा करेंगे तो ये बन जाएगी 10⁻⁻24। 1.168 इंटू 10⁻⁻24, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी इस क्वांटिटी की। नेक्स्ट इज देयर 32 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। We can write it 3.2 multiply 10 power 1, then multiply 10 power -5। अब इन दोनों पावर्स को जब हम प्लस करेंगे तो -4 पावर बनेगी। 3.2 मल्टीप्लाई 10 पावर -4। नेक्स्ट 725 इंटू 10 पावर -5 kg। 725 को हम लिख सकते हैं 7.25 इंटू 10 पावर 2, देन मल्टीप्लाई 10 पावर -5। इन दोनों पावर्स को अगेन प्लस किया तो -3 पावर बनी। सो क्वांटिटी is 7.25 इंटू 10 पावर -3 kg। डी पार्ट इज 0.02 इंटू 10 पावर -8। हम 0.02 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 पावर -2, क्योंकि पॉइंट को हम 2 प्लेसेस राइट साइड पे लाए हैं, 10 पावर -2 बनी। और मल्टीप्लाई 10 पावर -8 है। अब -8 और -2 को प्लस करेंगे तो -10। सो आंसर इज 2 इंटू 10 पावर -10। इन फिफ्थ क्वेश्चन में ये कुछ क्वांटिटीज आपको गिवन है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में जस्ट लिखना है। 6400, तो इसमें देखें पॉइंट राइट एक्सट्रीम पे होता है, उसको हम 3 प्लेस से लेफ्ट पे ले जाएंगे तो 6.4 बनेगा, क्योंकि पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक हमने नॉन जीरो डिजिट जो है वो रखना होता है। तो 6.4 इंटू 10 पावर 3 किलोमीटर। सिमिलरली इस क्वांटिटी में पॉइंट को हम 3 + 2 5 प्लेस से लेफ्ट साइड पे डिस्प्लेस करके ले गए। सो क्वांटिटी बनी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में 3.8 इंटू 10 पावर 5 किलोमीटर। इसमें देखें सी पार्ट में तो 3 3 6 और 2 8 प्लेसेस हमने पॉइंट को डिस्प्लेस किया है। सो 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड्स इन अ डे, क्योंकि 86,400 सेकेंड्स होते हैं। 86,400 ये क्वांटिटी जैसा देखें आप, पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेंशन की थी हमने। इसमें देखें पॉइंट को यहाँ से इधर हम ले जाएं 1 2 3 4 प्लेसेस हम डिस्प्लेस करके ले जाएंगे तो 8.84 इंटू 10 पावर 4 बनेगा ये seconds. Next, on closing the jaws of a vernier caliper, zero of the vernier scale is on the right side of to its main scale, such that fourth division of its vernier scale coincides with one of the main scale division. Find its zero error and zero correction. फोर्थ डिवीजन वर्नियर स्केल की मेन स्केल डिवीजन की किसी भी डिवीजन से कंसाइड कर रही है, तो हमने वर्नियर स्केल डिवीजन को जो कि कंसाइड कर रही होती है मेन स्केल डिवीजन से, किसी भी मेन स्केल डिवीजन से, उसको वर्नियर कांस्टेंट या वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना होता है। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है दैट इज 0.01 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास है 0.04 सेंटीमीटर। अब चूंकि इन्होंने कहा था कि राइट साइड पर है, मेन स्केल की जीरो की राइट साइड पर है, तो जीरो है उसकी पॉजिटिव है, जीरो करेक्शन की होगी, साइन हम नेगेटिव कर देंगे, तो -0.04 सेंटीमीटर ये जीरो करेक्शन हुई। नेक्स्ट है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, हमने फाइंड करना है। स्क्रू गेज की 50 डिवीजन जो है सर्कुलर स्केल पे हैं और पिच इसकी 0.5 मिलीमीटर है। हमारे पास इसका फार्मूला है पिच ऑफ द स्क्रू गेज ओवर टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच को जो कि 0.5 है उसको 50 से डिवाइड किया तो आंसर 0.01 मिलीमीटर है हमारे पास। 0.001 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में हैं? पहली क्वांटिटी में देखें तो जीरो जो दरमियान में होती हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं। इस फर्स्ट के अंदर जो जीरो दरमियान में वो सिग्निफिकेंट है, तो इसमें तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें देखें तो लेफ्ट साइड की जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, लिहाजा इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बी पार्ट एक होगा। सी वाला देखें जो पावर फैक्टर होता है इसको हम जो इग्नोर कर देते हैं, तो बाकी 3 डिजिट्स बनते हैं ये 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। सी भी इसमें काउंट होगी। केवल जो पॉइंट के राइट साइड पे जो जीरो होती है वो काउंट हो जाती है सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो इसमें 4 बनते हैं, लिहाजा हम ये भी काउंट नहीं करेंगे, तो बी और सी ऑप्शन आएंगे। नाइन्थ क्वेश्चन में ये कुछ क्वांटिटीज दी हुई, इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। तो फर्स्ट क्वांटिटी में देखें इसमें जीरो दरमियान में जो आ रहे हैं डिजिट्स के वो सिग्निफिकेंट है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए।
इसमें जो लेफ्ट साइड के जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, सो 1 2 एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं सेकंड क्वांटिटी में। इसी तरह थर्ड के अंदर देखें पावर फैक्टर को हमने इग्नोर कर देना है, तो 1 2 एंड 3 इसमें है सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस क्वांटिटी जो लास्ट वाली है इसमें जीरोस चूंकि डिजिट्स के दरमियान आ गई तो ये काउंट हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो इसमें 4 हुए सिग्निफिकेंट फिगर्स। Then last question is there, chocolate wrapper is 6.7 centimeter long and 5.4 centimeter wide. We have to calculate its area up to number of significant figures. लेंथ ऑफ द चॉकलेट रैपर देखें 6.7 सेंटीमीटर है, विड्थ उसकी 5.4 है। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आ रहा है 36.18। लेकिन हमारा आंसर जो है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए, ये जिन क्वांटिटीज को हमने मल्टीप्लाई करना होता है उनमें से हम देखते हैं कि जिसके अंदर सबसे थोड़ी तादाद सिग्निफिकेंट फिगर्स की होती है उसके इक्वल आंसर लिखना होता है। अब चूंकि हमारी दोनों क्वांटिटीज में दो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सो वी हैव टू रिड्यूस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स टू 2, सो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर बनेगा। With it, it is end of our today's lesson and end of this chapter also. Allah Hafiz.